चैप्टर 21 महान नदी। सैम ने फ्रोडो को जगाया। उसने पाया कि वह ग्रेट रिवर इंडुइन के पश्चिमी तट पर वुडलैंड्स के एक शांत कोने में ऊंचे भूरे रंग के पेड़ों के नीचे अच्छी तरह से लिपटा हुआ लेटा हुआ था। वह रात भर सोया था और नंगी शाखाओं के बीच सुबह का धूसर रंग धुंधला हो गया था। गिमली पास में एक छोटी सी आग जलाकर व्यस्त था। दिन ढलने से पहले ही वे फिर से चल पड़े। ऐसा नहीं था कि कंपनी के ज्यादातर लोग दक्षिण की ओर जल्दी से जाने के लिए उत्सुक थे। वे इस बात से संतुष्ट थे कि उन्हें जो निर्णय लेना है, जो उन्हें कम से कम रोरोस और टिनरॉक द्वीप पर पहुंचने के बाद लेना है, वह अभी भी कुछ दिनों के बाद ही होगा। और उन्होंने नदी को अपनी गति से आगे बढ़ने दिया। उन्हें आगे के खतरों की ओर जल्दी जाने की कोई इच्छा नहीं थी, चाहे वे अंत में कोई भी रास्ता चुने। आरागोन ने उन्हें अपनी इच्छानुसार धारा के साथ बहने दिया ताकि आने वाली थकान के खिलाफ उनकी ताकत को बनाए रखा जा सके। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि कम से कम उन्हें हर दिन सुबह जल्दी चलना चाहिए और शाम तक यात्रा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि उसे अपने दिल में महसूस हुआ कि समय कम होता जा रहा था और उसे डर था कि जब वे लुरियन में रुके थे तो डार्क लॉर्ड निष्क्रिय नहीं था। फिर भी उन्हें उस दिन या अगले दिन किसी दुश्मन का कोई संकेत नहीं मिला। धूसर घंटे बिना किसी घटना के बीत गए। जैसे जैसे उनकी यात्रा का तीसरा दिन बीतता गया, भूमि धीरे धीरे बदलती गई, पेड़ कम होते गए और फिर पूरी तरह से खत्म हो गए। उनके बाईं ओर पूर्वी तट पर उन्होंने लंबी आकारहीन ढलानें देखी जो आसमान की ओर ऊपर और दूर तक फैली हुई थी। वे भूरे और मुरझाए हुए लग रहे थे, जैसे कि आग उनके ऊपर से गुजर गई हो और हरे रंग की कोई जीवित पत्ती न बची हो। एक अमित्र बंजर भूमि जहां एक भी टूटा हुआ पेड़ या खालीपन दूर करने के लिए एक भी मोटा पत्थर नहीं था। वे ब्राउन लैंड्स में आ गए थे जो दक्षिणी मिर्कवुड और एमिन मूल की पहाड़ियों के बीच विशाल और उजाड़ था। किस महामारी या युद्ध या दुश्मन के बुरे काम ने उस पूरे क्षेत्र को इस तरह तबाह कर दिया था, ये तो अरागोन भी नहीं बता सकता था। पश्चिम में उनके दाईं ओर की भूमि भी वृक्षविहीन थी, लेकिन समतल थी और कई स्थानों पर घास के विस्तृत मैदानों से हरी भरी थी। नदी के इस किनारे पर वे बड़े बड़े नरकटों के जंगल से गुजरे, जो इतने ऊंचे थे कि वे पश्चिम की ओर का सारा दृश्य बंद कर देते थे, क्योंकि छोटी नावें अपनी फड़फड़ाती सीमाओं के साथ सरसराहट करती हुई गुजरती थीं। उनके काले मुरझाए हुए पंख हल्की ठंडी हवाओं में झुके और उछले, धीरे धीरे और उदास होकर फुफकारते हुए। यहाँ वहाँ खुले स्थानों से फ्रोडो को अचानक लुढ़कते हुए घास के मैदानों की झलक मिल जाती थी और उनसे बहुत दूर पहाड़ियाँ, सूर्यास्त और दृष्टि के किनारे पर दूर एक अंधेरी रेखा जहाँ मिस्टी पर्वतों की सुदूर दक्षिणी पंक्तियाँ मार्च कर रही थीं। पक्षियों को छोड़कर जीवित और गतिशील प्राणियों का कोई चिन्ह नहीं था। इनमें से बहुत से थे छोटे पक्षी नरकटों में सीटी बजाते और चहचहाते थे, लेकिन वे शायद ही कभी दिखाई देते थे। एक या दो बार यात्रियों ने हंसों के पंखों की फड़फड़ाहट और चीख सुनी और ऊपर देखने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल झुंड आकाश में उड़ रहा है। हंस, सैम ने कहा, और बहुत बड़े भी। हाँ, अरागोन ने कहा, और वे काले हंस हैं। फ्रोडो ने कहा, ये पूरा देश कितना विशाल, खाली और शोकाकुल दिखता है। मैं हमेशा कल्पना करता था कि जैसे जैसे दक्षिण की ओर यात्रा की जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है और आनंद बढ़ता जाता है, अंततः सर्दी हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है। लेकिन हम अभी तक दक्षिण की ओर बहुत दूर नहीं गए हैं, आरागोन ने उत्तर दिया। अभी भी सर्दी है और हम समुद्र से बहुत दूर हैं। यहाँ दुनिया अचानक वसंत आने तक ठंडी रहती है और हो सकता है कि हमें फिर से बर्फ मिले। दूर बेलफालस की खाड़ी में, जहाँ से इंडुइन बहता है, शायद गर्म और खुशनुमा है या दुश्मन के लिए नहीं होता। लेकिन यहाँ हम 60 लीग से ऊपर नहीं हैं, मुझे लगता है, दक्षिण के दक्षिण में, आपके शायर में दूर, सैकड़ों मील दूर। आप अब रिडरमार्क के उत्तरी मैदानों के पार दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहे हैं, रोहन जो कि अश्वस्वामियों की भूमि है। जल्द ही हम लिमलाइट के मुहाने पर पहुंच जाएंगे जो कि फेंगोर्न से नीचे बहकर ग्रेट रिवर से मिलती है। वह रोहन की उत्तरी सीमा है और पुराने समय में लिमलाइट और व्हाइट माउंटेन के बीच का सब कुछ रोहिरिम का था। यह एक समृद्ध और सुखद भूमि है और इसकी घास का कोई मुकाबला नहीं है,
लेकिन इन बुरे दिनों में लोग नदी के किनारे नहीं रहते या अक्सर इसके किनारों पर नहीं जाते। इंडुइन चौड़ा है, फिर भी ओर्क्स अपने तीर धारा के पार दूर तक मार सकते हैं, और हाल ही में, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने पानी पार करने और रोहन के झुंडों और स्टड पर हमला करने की हिम्मत की है। सैम ने बेचैनी से किनारे तक देखा। पेड़ पहले शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, जैसे कि उनमें गुप्त आंखें और छिपे हुए खतरे हों। अब वह चाहता था कि पेड़ अभी भी वहां होते। उसे लगा कि कंपनी बहुत नंगी थी, आश्रयहीन भूमि के बीच छोटी छोटी खुली नावों में तैर रही थी, और एक ऐसी नदी पर जो युद्ध की सीमा थी। अगले 1-2 दिन में, जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ते गए, पूरी कंपनी में असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। पूरे दिन वे अपने चप्पू लेकर तेजी से आगे बढ़ते रहे। किनारे खिसकते गए। जल्द ही नदी चौड़ी हो गई और उथली हो गई। पूर्व में लंबे पथरीले तट थे और पानी में बजरी के ढेर थे, इसलिए सावधानी से दिशा बदलना जरूरी था। ब्राउन लैंड्स उदास जंगलों में बदल गए, जिसके ऊपर ठंडी हवा बह रही थी पूर्व से। दूसरी तरफ घास के मैदान दलदल और टुसॉक की भूमि के बीच मुरझाई हुई घास के लुढ़कते हुए मैदान बन गए थे। फ्रोडो कांप उठा, लॉन और फव्वारे, लोथलुरियन के स्पष्ट सूर्य और हल्की बारिश के बारे में सोचकर। किसी भी नाव में बहुत कम बातचीत और कोई हंसी नहीं थी। कंपनी का हर सदस्य अपने अपने विचारों में व्यस्त था। लेगोलस का दिल बीच के जंगल के बीच किसी उत्तरी ग्लेड में गर्मियों की रात के तारों के नीचे दौड़ रहा था। गिमली अपने मन में सोने की उंगलियां गिन रहा था और सोच रहा था कि क्या ये लेडी के उपहार के आवास में गड़ने के लिए उपयुक्त है। बीच की नाव में मैरी और पिप्पिन असहज थे, क्योंकि बोरोमीर खुद से बड़बड़ा रहा था, कभी कभी अपने नाखूनों को काटता हुआ, जैसे कि कोई बेचैनी या संदेह उसे खा गया हो। कभी कभी एक चप्पू पकड़कर नाव को आरागोन के पीछे ले जाता। फिर पिप्पिन, जो पीछे की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, क्योंकि वह आगे की ओर फ्रोडो को देख रहा था। सैम ने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था कि हालांकि नावें शायद उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी उसे विश्वास करने के लिए पाला गया था, वे उससे कहीं अधिक असुविधाजनक थी जितना उसने कल्पना की थी। वह तंग और दुखी था। उसके पास सर्दियों की भूमि को रेंगते हुए और उसके दोनों ओर भूरे पानी को घूरने के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि जब पैडल का उपयोग हो रहा था, तब भी उन्होंने सैम पर भरोसा नहीं किया। चौथे दिन शाम ढलने लगी। वह फ्रोडो और आरागोर्न के झुके हुए सिरों और पीछे आ रही नावों की ओर देख रहा था। वह नींद में था और तरस रहा था, शिविर के लिए और अपने पैरों के नीचे धरती का स्पर्श महसूस करते हुए। अचानक उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। पहले तो वह उसे उदासीनता से देखता रहा, फिर वह उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह उसे और नहीं देख सका। उस रात उन्होंने पश्चिमी तट के पास एक छोटे से योट पर डेरा डाला। सैम फ्रोडो के बगल में कंबल में लिपटा हुआ लेटा था। रुकने से 1 या 2 घंटे पहले मुझे एक अजीब सपना आया, मिस्टर फ्रोडो, उसने कहा। या शायद ये सपना नहीं था, वैसे भी यह अजीब था। अच्छा, वो क्या था? फ्रोडो ने कहा, ये जानते हुए कि सैम तब तक शांत नहीं होगा जब तक वह अपनी कहानी नहीं बता देता, चाहे वह कुछ भी हो। लोथलुरियन छोड़ने के बाद से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा या सोचा है जिससे मुझे मुस्कुराहट आए। बैककोट, यह उस तरह से मज़ेदार नहीं था, मिस्टर फ्रोडो। यह अजीब था, बिल्कुल गलत, अगर यह सपना नहीं था, और आपको इसे सुनना चाहिए। यह इस तरह था, मैंने आंखों वाला एक लट्ठा देखा। फ्रोडो ने कहा, लॉग तो ठीक है, नदी में बहुत सारे हैं, लेकिन आंखें छोड़ दो। सैम ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये आंखें ही थीं जिन्होंने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि गिमली की नाव के पीछे आधी रोशनी में एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसा लगा जैसे लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे हमें पकड़ रहा है। और यह अजीब था, जैसा कि आप कह सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक साथ धारा में तैर रहे थे। तभी मैंने आंखें देखीं, लकड़ी के सिरे पर एक कुबड़ पर 2 पीले रंग के चमकीले बिंदु। और क्या ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, क्योंकि इसमें हंस की तरह चप्पू के पैर थे, केवल वे बड़े लग रहे थे और पानी में अंदर बाहर हो रहे थे।
तभी मैं उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा, ये बताने के लिए कि क्या वो अभी भी वहाँ है, जब मैंने अपने सिर से नींद मिटाई थी। क्योंकि जो कुछ भी था, वह अब तेजी से आ रहा था और गिमली के पीछे आ रहा था। लेकिन क्या उन दो लैंपों ने मुझे हिलते डुलते और घूरते हुए देखा, या मैं अपने होश में आ गया, मुझे नहीं पता। जब मैंने फिर से देखा, तो वह वहाँ नहीं था। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अपनी आंख की पूंछ से, जैसा कि कहावत है, किनारे की छाया के नीचे कुछ अंधेरे को उड़ते हुए देखा। हालांकि मैं और आंखें नहीं देख सका। मैंने खुद से कहा, सपने फिर से देख रहा हूँ, सैम गैमजी, मैंने कहा, और मैंने अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं तब से सोच रहा हूँ, और अब मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मी? फ्रोडो, मैं इसे सिर्फ एक लॉग और तुम्हारी आंखों में शाम और नींद के अलावा कुछ नहीं समझूंगा, फ्रोडो ने कहा, अगर यह पहली बार था जब उन आंखों को देखा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उन्हें ल्यूरियन पहुंचने से पहले उत्तर की ओर देखा था, और मैंने उस रात एक अजीब प्राणी को देखा था जिसकी आंखें थीं और जो फ्लैट पर चढ़ रहा था। हल्दीर ने भी इसे देखा था। और क्या तुम्हें एल्स की रिपोर्ट याद है जो ओक बैंड के पीछे गए थे? आह, सैम ने कहा, मुझे याद है, और मुझे और भी बहुत कुछ याद है। मुझे अपने विचार पसंद नहीं हैं, लेकिन एक बात और दूसरी बात के बारे में सोचते हुए, और मी बिल्बो की कहानियों और बाकी सब के बारे में सोचते हुए, मुझे लगता है कि मैं अनुमान से उस प्राणी का नाम रख सकता हूँ। एक बुरा नाम, शायद गोलम। हाँ, यही तो मैं कुछ समय से डर रहा हूँ, फ्रोडो ने कहा। रात को नाव पर जाने के बाद से मुझे लगता है कि वह मोरिया में छिपा हुआ था, और तब उसने हमारा पीछा किया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि लुरियन में हमारा ठहरना उसे फिर से हमारी खोज से दूर कर देगा। वह दुखी प्राणी सिल्वरलोड के पास जंगल में छिपा हुआ होगा और हमें चलते हुए देख रहा होगा। बस इतना ही, सैम ने कहा। और हमें खुद भी थोड़ा और सतर्क रहना चाहिए, वरना अगर हम कभी जागकर कुछ महसूस करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी गर्दन पर कोई बुरी उंगली है। और मैं यही कह रहा था तक। आज रात स्ट्राइडर या दूसरों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं निगरानी रखूंगा। मैं कल सो सकता हूँ, जैसा कि आप कह सकते हैं, नाव में सामान से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। मैं सो सकता हूँ, फ्रोडो ने कहा, और मैं कह सकता हूँ, आँखों वाला सामान। आपको निगरानी रखनी होगी, लेकिन केवल तभी जब आप मुझे सुबह के समय आधी रात को जगाने का वादा करें, अगर उससे पहले कुछ नहीं होता। रात के अंधेरे में फ्रोडो गहरी नींद से बाहर आया और पाया कि सैम उसे हिला रहा है। सैम फुसफुसाया, तुम्हें जगाना शर्म की बात है, लेकिन तुमने यही कहा। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, या बहुत कुछ नहीं। मुझे लगा कि मैंने कुछ देर पहले कुछ हल्की फुसफुसाहट और सूंघने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन रात में नदी के किनारे ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वह लेट गया और फ्रोडो उठकर बैठ गया, अपने कंबल में दुबक गया और अपनी नींद से लड़ने लगा। धीरे धीरे मिनट या घंटे बीत गए और कुछ नहीं हुआ। फ्रोडो अभी फिर से लेटने के प्रलोभन में था कि तभी एक काली आकृति, जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी, एक नाव के पास तैरती हुई आई। एक लंबा सफ़ेद हाथ धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे वह बाहर निकला और गनवेल को पकड़ लिया। दो पीली दीपक जैसी आंखें अंदर झांकते हुए ठंडी चमक रही थीं, और फिर वे ऊपर उठी और फ्रोडो को आंख पर देखा। वे 1 या 2 गज से ज्यादा दूर नहीं थे, और फ्रोडो ने सांस लेने की हल्की फुफकार सुनी। वह खड़ा हुआ, स्टिंग को उसके म्यान से बाहर निकाला, और आंखों के सामने देखा। तुरंत उनकी रोशनी बंद हो गई। एक और फुफकार और छप की आवाज आई, और वह काली लकड़ी जैसी आकृति रात में नीचे की ओर उड़ गई। आरागोर्न अपनी नींद में हिल गया, पलटा और उठकर बैठ गया। क्या है? वह फुसफुसाया, उछलकर फ्रोडो के पास आया। मुझे नींद में कुछ महसूस हुआ। तुमने अपनी तलवार क्यों खींची है? गोलम, फ्रोडो ने उत्तर दिया। या कम से कम, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आह, आरागोर्न ने कहा, तो तुम हमारे छोटे से पैदल चलने वाले के बारे में जानते हो, है न? वह मोरिया से होते हुए निम्रोडेल तक हमारे पीछे पीछे चला।
जब से हमने नावों का सहारा लिया है, वह एक लकड़ी पर लेटा हुआ है और हाथ पैरों से नाव चला रहा है। मैंने उसे रात में 1-2 बार पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है और मछली की तरह फिसलन भरा है। मुझे उम्मीद थी कि नदी यात्रा उसे हरा देगी, लेकिन वह बहुत चालाक पानी वाला है। हमें कल तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। अब तुम लेट जाओ और मैं रात के बचे हुए समय तक निगरानी रखूंगा। काश मैं उस दुष्ट को पकड़ पाता। हम उसे उपयोगी बना सकते। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो हमें उसे पकड़ने की कोशिश करनी होगी। वो बहुत खतरनाक है। रात में खुद की हत्या करने के अलावा वह हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को मार सकता है। रात बीत गई और गोलम की परछाई तक नहीं दिखी। उसके बाद कंपनी ने कड़ी निगरानी रखी, लेकिन उन्हें गोलम दिखाई नहीं दिया। यात्रा जारी रही। अगर वह अभी भी पीछा कर रहा था, तो वह बहुत सावधान और चालाक था। आरागोर्न के आदेश पर वे अब लंबे समय तक नाव चलाते रहे और किनारे तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन उन्होंने देश का बहुत कम हिस्सा देखा, क्योंकि वे ज्यादातर रात और गोधूली में यात्रा करते थे, दिन में आराम करते थे और जमीन की अनुमति के अनुसार छिपते थे। इस तरह 7वें दिन तक बिना किसी घटना के समय बीत गया। मौसम अभी भी धूसर और बादलों से घिरा हुआ था। हवाएं पूर्व से आ रही थीं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, पश्चिम की ओर का आसमान साफ होता गया और बादलों के धूसर किनारों के नीचे हल्के पीले और हल्के हरे रंग की रोशनी के कुंड खुल गए। वहां दूर दराज की झीलों में नए चांद का सफेद छिलका चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सैम ने उसे देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगले दिन दोनों तरफ का देश तेजी से बदलने लगा। किनारे ऊपर उठने लगे और पथरीले होने लगे। जल्द ही वे एक पहाड़ी पथरीली भूमि से गुजर रहे थे और दोनों किनारों पर गहरी कांटों और दलदली झाड़ियों में दबी खड़ी ढलानें थीं, जो झाड़ियों और लताओं से उलझी हुई थीं। उनके पीछे कम उखड़ी हुई चट्टानें और भूरे रंग के मौसम वाले पत्थरों की चिमनियां थीं जो आईवी से गहरे रंग की थीं, और इनके आगे फिर से ऊंची ऊंची चोटियां थीं जिन पर हवा से लहराते हुए देवदार के पेड़ लगे हुए थे। वे वाइल्डलैंड के दक्षिणी मार्च एमिन मूल के भूरे पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक पहुंच रहे थे। चट्टानों और चट्टानी चिमनियों के इर्द गिर्द बहुत सारे पक्षी थे और पूरे दिन हवा में पक्षियों के झुंड चक्कर लगाते रहे, जो पीले आसमान के सामने काले थे। उस दिन जब वे अपने शिविर में लेटे थे, तो आरागोर्न ने उड़ानों को संदेह से देखा, ये सोचकर कि क्या गोलम कुछ शरारत कर रहा है और उनकी यात्रा की खबर अब जंगल में फैल रही है। बाद में जब सूरज ढल रहा था और कंपनी फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसने फीकी रोशनी के खिलाफ एक काला धब्बा देखा। एक बड़ा पक्षी ऊपर और दूर, कभी चक्कर लगाता, कभी धीरे धीरे दक्षिण की ओर उड़ता। वह क्या है, लेगोलास? उसने उत्तरी आकाश की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या ये, जैसा कि मैं सोचता हूँ, एक चील है? हाँ, लेगोलास ने कहा, यह एक चील है, एक शिकारी चील। मुझे आश्चर्य है कि यह किस बात का पूर्वाभास कराता है। ये पहाड़ों से बहुत दूर है। अरागोर्न ने कहा, जब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हो जाता, हम काम शुरू नहीं करेंगे। उनकी यात्रा की 8वीं रात आ गई। ये शांत और हवा रहित थी, धूसर पूर्वी हवा चली गई थी। चांद का पतला अर्धचंद्राकार चांद सूर्यास्त के समय जल्दी ही ढल गया था, लेकिन ऊपर आसमान साफ था और हालांकि दूर दक्षिण में बादलों की बड़ी श्रृंखलाएं थीं जो अभी भी मंद मंद चमक रही थीं, पश्चिम के तारे चमक रहे थे। आओ, आरागोर्न ने कहा, हम रात में एक और यात्रा करेंगे। हम नदी के उस छोर पर पहुंच रहे हैं जिसके बारे में मैं अच्छी तरह नहीं जानता, क्योंकि मैंने पहले कभी इन भागों में पानी के रास्ते यात्रा नहीं की है, यहाँ से लेकर सारन गैबीर की तेज धाराओं के बीच भी नहीं। लेकिन अगर मैं सही हूँ, तो वे अभी भी कई मील आगे हैं। अभी भी वहां पहुंचने से पहले ही खतरनाक जगहें हैं, धारा में चट्टानें और पथरीले गड्ढे। हमें सतर्क रहना चाहिए और तेजी से नाव चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे की नाव में सैम को पहरेदार का काम दिया गया था। वो अंधेरे में झांकते हुए आगे की ओर लेट गया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन ऊपर के तारे अजीब तरह से चमक रहे थे और नदी के चेहरे पर एक चमक थी। आधी रात के करीब थी
और वे कुछ समय से बह रहे थे। बमुश्किल चप्पू का उपयोग कर रहे थे जब अचानक सैम चिल्लाया। कुछ ही गज आगे धारा में काले आकार उभरे और उसने दौड़ते पानी के भंवर को सुना। एक तेज धारा थी जो बाईं ओर मुड़ गई, पूर्वी तट की ओर जहां चैनल साफ था। जैसे ही वे बह गए, यात्री अब बहुत करीब से देख सकते थे। नदी का पीला झाग तेज चट्टानों से टकरा रहा था जो धारा में दूर तक दांतों की लकीर की तरह फैल गए थे। होए देया, आरागोन, बोरोमीर चिल्लाया जब उसकी नाव नेता से टकराए। यह पागलपन है। हम रात में रैपिड्स की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी नाव सरन गैबीर में नहीं रह सकती, चाहे रात हो या दिन। पीछे हटो, पीछे हटो, आरागोर्न चिल्लाया। मुड़ो, मुड़ो अगर तुम कर सकते हो। उसने नाव को संभालने और उसे घुमाने की कोशिश करते हुए पानी में अपना चप्पू चलाया। मैं अपनी गणना से बाहर हूँ, उसने फ्रोडो से कहा। मुझे नहीं पता था कि हम इतनी दूर आ गए हैं। एंडुइन मेरी सोच से ज्यादा तेज बहता है। सरन गैबीर पहले से ही नजदीक होगा। उन्होंने बहुत प्रयास करके नावों को रोका और धीरे धीरे उन्हें किनारे की ओर मोड़ा, लेकिन पहले तो वे धारा के विपरीत दिशा में केवल थोड़ी ही आगे बढ़ पाए और धीरे धीरे वे पूर्वी तट के निकट पहुंचते चले गए। अब रात में अंधेरा और अशुभ होने लगा था। सब मिलकर चप्पू चलाओ, बोरोमीर चिल्लाया। चप्पू चलाओ, नहीं तो हम उथले पानी में बह जाएंगे। जब वह बोल रहा था तब भी फ्रोडो को लगा कि उसके नीचे की कील पत्थर से टकरा रही है। उस समय धनुष की डोरी की झंझनाहट हुई, कई तीर उनके ऊपर से गुजरे और कुछ उनके बीच गिर गए। उनमें से एक ने फ्रोडो के कंधों के बीच में मारा और वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। अपना चप्पू छोड़ दिया, लेकिन तीर पीछे गिर गया। उसके छिपे हुए कवच ने उसे विफल कर दिया। दूसरा तीर आरागोन के हुड से होकर गुजरा और तीसरा दूसरी नाव के किनारे पर खड़ा था, जो मेरी के हाथ के पास था। सैम को लगा कि वो पूर्वी तट के नीचे स्थित लंबे शिंगल बैंकों पर इधर उधर दौड़ती हुई काली आकृतियों को देख सकता है। वे बहुत पास लग रहे थे। यर्च, लेगोलास ने अपनी ही जीभ में गिरते हुए कहा। ओर्क्स, गिमली चिल्लाया। बैकवॉट गोल्लम कर रहा है, मैं बंध जाऊंगा। सैम ने फ्रोडो से कहा। और जगह भी अच्छी है। लगता है रिवा हमें अपनी बाहों में लेने पर आमादा है। वे सभी आगे झुककर चप्पू चलाने लगे, यहाँ तक कि सैम ने भी उनका हाथ थाम लिया। हर पल उन्हें काले पंखों वाले तीरों की चुभन महसूस होने की उम्मीद थी। कई तीर ऊपर से गुजरते या पास के पानी पर वार करते, लेकिन कोई और वार नहीं होता। अंधेरा था, लेकिन ऑक्स की रात की आंखों के लिए बहुत अंधेरा नहीं था, और सितारों की चमक में उन्होंने अपने चालाक दुश्मनों को कुछ निशाने जरूर दिए होंगे, जब तक कि यह न हो कि ल्यूरियन के ग्रे लबादे और एल्फ निर्मित नावों की ग्रे लकड़ी ने मोडोर के तीरंदाजों की दुर्भावना को हरा दिया हो। वे एक के बाद एक झटके लगाते रहे। अंधेरे में ये सुनिश्चित करना मुश्किल था कि वे वास्तव में आगे बढ़ रहे थे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे पानी का भावर कम होता गया और पूर्वी तट की छाया रात में वापस फीकी पड़ गई। अंत में, जहां तक वे समझ सकते थे, वे फिर से धारा के बीच में पहुंच गए थे और अपनी नावों को उभरी हुई चट्टानों से कुछ दूर पीछे ले गए थे। फिर आधा मुड़कर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें पश्चिमी तट की ओर धकेल दिया। पानी के ऊपर झुकी हुई झाड़ियों की छाया के नीचे वे रुके और सांस ली। लेगोलास ने अपना चप्पू नीचे रखा और लूरियन से लाया हुआ धनुष उठाया। फिर वह किनारे पर कूदा और किनारे पर कुछ कदम ऊपर चढ़ा। धनुष पर डोरी बांधकर और तीर को ठीक करके वह मुड़ा और नदी के उस पार अंधेरे में झांका। पानी के उस पार तीखी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रोडो ने अपने ऊपर खड़े एल्फ को देखा, जैसे वह रात में निशाना लगाने के लिए देख रहा था। उसका सिर काला था, उसके सिर पर तीखे सफेद सितारे थे जो पीछे आसमान के काले कुंडों में चमक रहे थे। लेकिन अब दक्षिण से उठकर बड़े बादल आगे बढ़े और तारों वाले मैदानों में काले बाहरी लोगों को भेजा। कंपनी पर अचानक भय छा गया। एल्बेरेथ गिल्थोनील, लेगोलास ने आह भरते हुए ऊपर देखा। जब उसने ऐसा किया तो एक काली आकृति बादल की तरह, और फिर भी बादल नहीं, क्योंकि वह कहीं अधिक आगे बढ़ रही थी। दक्षिण की ओर से अंधेरे से तेजी से बाहर आया और कंपनी की ओर तेजी से बढ़ा
और पास आते ही सारी रोशनी को छिपा दिया। जल्द ही यह एक बड़े पंख वाले प्राणी के रूप में दिखाई दिया, जो रात के गड्ढों से भी ज्यादा काला था। पानी के उस पार से भयंकर आवाजें उसका स्वागत करने के लिए उठीं। फ्रोडो को अचानक ठंड का एहसास हुआ जो उसके अंदर से गुजर रही थी और उसके दिल को जकड़ रही थी। उसके कंधे में एक जानलेवा ठंड थी, जैसे किसी पुराने घाव की याद। वह नीचे झुक गया, मानो छिपना चाहता हो। अचानक ल्यूरियन के विशाल धनुष ने गीत गाया। एल्वेन स्ट्रिंग से तीर की तीखी आवाज निकली। फ्रोडो ने ऊपर देखा। उसके ठीक ऊपर पंखों वाला आकार घूम गया। एक कर्कश चीख निकली, जो हवा से गिरकर पूर्वी तट के अंधेरे में गायब हो गई। आकाश फिर से साफ हो गया। दूर दूर तक कई आवाजों का शोर था, अंधेरे में गालियां और चीखें और फिर सन्नाटा। उस रात पूर्व से फिर न तो तीर आया और न ही चीख। थोड़ी देर बाद अरागोर्न नावों को वापस ऊपर की ओर ले गया। वे कुछ दूर तक पानी के किनारे किनारे चलते रहे, जब तक कि उन्हें एक छोटी उथली खाड़ी नहीं मिल गई। पानी के पास कुछ छोटे पेड़ उगाए थे और उनके पीछे एक खड़ी चट्टानी किनारा था। यहाँ कंपनी ने रुकने और भोर का इंतजार करने का फैसला किया। रात में आगे बढ़ने की कोशिश करना बेकार था। उन्होंने कोई शिविर नहीं बनाया और कोई आग नहीं जलाई, बल्कि नावों में सिमट कर लेट गए, एक दूसरे के करीब बंधे हुए। गैलाड्रियल के धनुष की प्रशंसा हो और लेगोलास के हाथ और आंख की। गिमली ने लिम्बास का एक वेपर चबाते हुए कहा, यह अंधेरे में एक शक्तिशाली निशाना था मेरे दोस्त। लेगोलास ने कहा, लेकिन कौन बता सकता है कि इससे क्या टकराया? मैं नहीं कर सकता, गिमली ने कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि छाया मेरे करीब नहीं आई। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने मुझे मोरिया की छाया की बहुत याद दिला दी। बालरोग की छाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये बालरोग नहीं था, फ्रोडो ने कहा, अभी भी उस ठंड से कांप रहा था जो उस पर आ पड़ी थी। ये कुछ और ठंडा था। मुझे लगता है कि यह था। फिर वह रुक गया और चुप हो गया। तुम क्या सोचते हो? बोरोमीर ने उत्सुकता से पूछा, अपनी नाव से झुकते हुए, जैसे वह फ्रोडो के चेहरे की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा हो। फ्रोडो ने जवाब दिया, मुझे लगता है, नहीं, मैं नहीं कहूँगा। जो भी हो, इस पतन ने हमारे शत्रुओं को भयभीत कर दिया है। ऐसा लगता है, आरागोर्न ने कहा। फिर भी वे कहाँ हैं, कितने हैं और वे आगे क्या करेंगे, हमें नहीं पता। इस रात हम सभी को नींद नहीं आएगी। अब अंधेरा हमें छिपा रहा है, लेकिन दिन क्या दिखाएगा, कौन बता सकता है। अपने हथियार हाथ में रखो। सैम अपनी तलवार की मूठ को थपथपाता हुआ बैठा था, मानो वह अपनी जीत पर भरोसा कर रहा हो। उंगलियां पकड़कर आसमान की ओर देखते हुए, ये बहुत अजीब है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। चांद शायर और वाइल्डलैंड में एक जैसा ही है, या ऐसा होना चाहिए। लेकिन या तो यह अपनी गति से बाहर है, या मैं अपने अनुमान में पूरी तरह से गलत हूँ। आपको याद होगा, फ्रोडो, जब हम उस पेड़ पर फ्लैट पर लेटे थे, तब चांद ढल रहा था। मुझे लगता है कि पूर्णिमा से एक सप्ताह पहले। और हम कल रात एक सप्ताह तक रास्ते में थे, जब एक नया चांद दिखाई दिया जो नाखून छीलने जितना पतला था, जैसे कि हम एल्विश देश में कभी नहीं रुके थे। खैर, मुझे वहाँ बिताई गई 3 रातें याद हैं, और मुझे लगता है कि मुझे कई और रातें भी याद हैं, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ कि यह कभी पूरा महीना नहीं था। कोई भी सोचेगा कि वहाँ समय की कोई गिनती नहीं होती, और शायद यही इसका तरीका था, फ्रोडो ने कहा। उस भूमि में, शायद, हम ऐसे समय में थे जो अन्यत्र बहुत पहले बीत चुका है। मुझे लगता है, जब तक सिल्वरलोड हमें वापस एंडुइन नहीं ले गया, तब तक हम उस समय में वापस नहीं आए जो नश्वर भूमि से होकर महासागर तक बहता है। और मुझे कैरस गैलाडोन में कोई भी चांद, चाहे नया हो या पुराना, याद नहीं है। रात में केवल तारे और दिन में सूरज। लेगोलास ने अपनी नाव में हलचल मचाई। नहीं, समय कभी नहीं रुकता, उसने कहा, लेकिन परिवर्तन और विकास सभी चीजों और स्थानों में समान नहीं है। कल्पित बौनों के लिए दुनिया चलती है, और यह बहुत तेज और बहुत धीमी गति से चलती है। तेज, क्योंकि वे खुद बहुत कम बदलते हैं, और बाकी सब कुछ तेजी से बीत जाता है। ये उनके लिए दुख की बात है।
धीमा, क्योंकि वे चलने वाले वर्षों की गिनती नहीं करते, अपने लिए नहीं। गुजरते मौसम लंबी धारा में बार बार दोहराई जाने वाली लहरें हैं। फिर भी सूरज के नीचे सभी चीजें आखिरकार खत्म हो ही जाती हैं। लेकिन लुरियन में घिसाव धीमा है, फ्रोडो ने कहा। लेडी की शक्ति इस पर है। कैरस गैलाडोन में घंटे बहुत समृद्ध हैं, हालांकि वे कम लगते हैं जहां गैलाड्रियल एल्वेन रिंग का उपयोग करता है। ये बात लुरियन के बाहर नहीं कही जानी चाहिए थी, मुझसे भी नहीं, आरागोर्न ने कहा। इसके बारे में और मत बोलो। लेकिन ऐसा ही है सैम, उस देश में तुमने अपनी गिनती खो दी। वहाँ समय हमारे पास से तेजी से गुजरा, जैसे कि एल्स के लिए। पुराना चांद निकल गया और बाहर की दुनिया में नया चांद चढ़ा और घटा, जबकि हम वहाँ रुके रहे। और कल फिर से नया चांद निकला। सर्दी लगभग खत्म हो गई है। समय थोड़ी उम्मीद के वसंत की ओर बहता है। रात चुपचाप बीत गई। पानी के उस पार फिर कोई आवाज या पुकार नहीं सुनाई दी। अपनी नावों में बैठे यात्रियों ने मौसम के बदलाव को महसूस किया। दक्षिण और दूर के समुद्रों से आए बड़े नम बादलों के नीचे हवा गर्म और बहुत शांत हो गई। तेज बहाव की चट्टानों पर नदी की तेज आवाज तेज और नजदीक आती दिख रही थी। उनके ऊपर पेड़ों की टहनियां टपकने लगीं। जब दिन निकला तो उनके आसपास की दुनिया का मूड नर्म और उदास हो गया था। धीरे धीरे भोर एक फीकी रोशनी में बदल गई, बिखरी हुई और छाया रहित। नदी पर धुंध थी और सफेद कोहरा किनारे पर लिपटा हुआ था, दूर का किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। सैम ने कहा, मैं कोहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यह एक भाग्यशाली घटना लगती है। अब शायद हम उन शापित भूतों की नजरों से बचकर निकल सकें। शायद ऐसा ही हो, आरागोर्न ने कहा। लेकिन जब तक कोहरा थोड़ा हट नहीं जाता, तब तक रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। और अगर हमें सरन गैबीर से गुजरना है और एमिन मुइल तक पहुंचना है, तो हमें रास्ता ढूंढना ही होगा। बोरोमीर ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि हमें रैपिड्स को पार क्यों करना चाहिए या नदी के साथ आगे क्यों बढ़ना चाहिए। अगर एमिन मुइल हमारे सामने है, तो हम इन कॉकल बोट्स को छोड़ सकते हैं और पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ सकते हैं, जब तक कि हम इंटवॉश तक नहीं पहुंच जाते और मेरी अपनी ज़मीन पर नहीं पहुंच जाते। हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम मिनास तिरित की ओर जा रहे हैं, आरागोर्न ने कहा, लेकिन अभी इस पर सहमति नहीं बनी है। और ऐसा रास्ता सुनने में जितना खतरनाक लगता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंटवॉश की घाटी समतल और दलदली है और कोहरा वहां पैदल चलने वालों और लदे हुए लोगों के लिए जानलेवा खतरा है। मैं अपनी नावों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक हमें ऐसा करना जरूरी न हो। नदी कम से कम एक ऐसा रास्ता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन दुश्मन ने पूर्वी तट पर कब्जा कर रखा है, बोरोमीर ने आपत्ति जताई। और अगर तुम अर्गोनाथ के द्वार पार करके बिना किसी बाधा के टिंड्रॉक तक पहुंच भी जाओ, तो तुम क्या करोगे? झरने से नीचे छलांग लगाओगे और दलदल में उतर जाओगे? नहीं, आरागोर्न ने उत्तर दिया, बल्कि यह कहो कि हम अपनी नावों को पुराने रास्ते से रोरोसफुट तक ले जाएंगे और वहां से फिर से पानी में उतरेंगे। क्या तुम नहीं जानते, बोरोमीर, या तुम उत्तरी सीढ़ी और अमोन हेन पर ऊंची सीट को भूल जाना चाहते हो, जो महान राजाओं के दिनों में बनाई गई थी? कम से कम मैं अपने आगे के रास्ते पर निर्णय लेने से पहले फिर से उस ऊंची जगह पर खड़ा होना चाहता हूँ। वहाँ, शायद, हमें कोई संकेत दिखाई दे जो हमें मार्गदर्शन करेगा। बोरोमीर ने इस विकल्प के खिलाफ लंबे समय तक विरोध किया, लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि फ्रोडो आरागोर्न का अनुसरण करेगा, चाहे वह कहीं भी जाए, तो उसने हार मान ली। मिनास तिरित के लोगों का ये तरीका नहीं है कि वे ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों को छोड़ दें, उसने कहा, और अगर आपको कभी टिंड्रॉक तक पहुंचना है, तो आपको मेरी ताकत की आवश्यकता होगी। मैं ऊंचे द्वीप पर जाऊंगा, लेकिन इससे आगे नहीं। वहां मैं अपने घर लौट जाऊंगा, अगर मेरी मदद ने किसी साथी का इनाम नहीं कमाया है। अब दिन चढ़ रहा था और कोहरा थोड़ा कम हो गया था। ये तय किया गया कि आरागोर्न और लेगोलास को तुरंत किनारे पर आगे बढ़ना चाहिए, जबकि बाकी लोग नावों के पास ही रहेंगे। आरागोर्न को उम्मीद थी कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे वे अपनी नावों और सामान को
चिकनी नदी तक ले जा सकें। रैपिड्स से परे पानी। एल्स की नावें शायद डूबती नहीं, उसने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सरंगैबिर से जिंदा होकर आना चाहिए। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस क्षेत्र में गोंडोर के लोगों ने कोई सड़क नहीं बनाई, क्योंकि उनके महान दिनों में भी उनका राज्य एमिन मुल से आगे एंडुइन तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन पश्चिमी तट पर कहीं एक पोर्टेजवे है, अगर मैं इसे ढूंढ पाऊं। यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ हो सकता, क्योंकि हल्की नावें वाइल्डलैंड से ओस्गिलियत तक जाती थीं, और कुछ साल पहले तक ऐसा करती थीं, जब मोडोर के ऑक्स की संख्या बढ़ने लगी थी। बोरोमीर ने कहा, मेरे जीवन में शायद ही कभी कोई नाव उत्तर से बाहर आई हो, और ऑर्क्स पूर्वी तट पर घूमते रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हर मील के साथ खतरा बढ़ता जाएगा, भले ही आपको रास्ता मिल जाए। अरागोन ने उत्तर दिया, दक्षिण की ओर जाने वाली हर सड़क पर खतरा मंडराता रहता है। एक दिन हमारा इंतजार करो। अगर हम उस समय तक वापस नहीं लौटे तो तुम जान जाओगे कि हमारे साथ वाकई बुरा हुआ है। तब तुम्हें एक नया नेता चुनना चाहिए और जितना हो सके उसका अनुसरण करना चाहिए। फ्रोडो ने भारी मन से आरागोन और लेगोलास को खड़ी ढलान पर चढ़ते और धुंध में गायब होते देखा, लेकिन उसका डर निराधार साबित हुआ। सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बीते थे और अभी दोपहर ही हुई थी जब खोजकर्ताओं की छायादार आकृतियां फिर से दिखाई दी। सब ठीक है, आरागोन ने किनारे से नीचे उतरते हुए कहा। एक रास्ता है और यह एक अच्छे लैंडिंग की ओर जाता है जो अभी भी काम करने लायक है। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, रैपिड्स का सिर हमसे सिर्फ आधा मील नीचे है और वे 1 मील से थोड़े ज्यादा लंबे हैं। उनसे ज्यादा दूर नहीं धारा फिर से साफ और चिकनी हो जाती है, हालांकि यह तेज बहती है। हमारा सबसे मुश्किल काम अपनी नावों और सामान को पुराने पोर्टेजवे तक पहुंचाना होगा। हमने इसे ढूंढ लिया है, लेकिन ये यहाँ पानी के किनारे से काफी पीछे है और किनारे से 1 फरलांग या उससे ज्यादा दूर एक चट्टान की दीवार के नीचे बहता है। हमें नहीं पता कि उत्तर की ओर लैंडिंग कहाँ है। अगर यह अभी भी है तो हम कल रात को वहां से गुजरे होंगे। हम ऊपर की ओर काफी दूर तक काम कर सकते हैं और फिर भी कोहरे में इसे मिस कर सकते हैं। मुझे डर है कि हमें अब नदी छोड़ देनी चाहिए और यहाँ से पोर्टेजवे की ओर जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहिए। बोरोमीर ने कहा, यह आसान नहीं होगा, भले ही हम सभी पुरुष हों। फिर भी हम जैसे हैं, हम इसका प्रयास करेंगे, अरागोन ने कहा। हाँ, हम करेंगे, गिमली ने कहा। मनुष्यों के पैर उबड़ खाबड़ रास्ते पर पिछड़ जाएंगे, जबकि एक बौना अपने वजन से दुगुना बोझ लेकर आगे बढ़ता रहेगा, मास्टर बोरोमीर। ये काम वाकई मुश्किल साबित हुआ, फिर भी अंत में ये पूरा हो गया। नावों से निकालकर किनारे के ऊपर लाया गया, जहां समतल जगह थी। फिर नावों को पानी से बाहर निकाला गया और ऊपर ले जाया गया। वे किसी भी अपेक्षा से कहीं कम भारी थीं। एल्विश देश में उगने वाले किस पेड़ से वे बनी थीं, ये लेगोलस को भी नहीं पता था, लेकिन लकड़ी सख्त थी और फिर भी अजीब तरह से हल्का। मेरी और पिप्पिन अकेले ही अपनी नाव को समतल भूमि पर आसानी से ले जा सकते थे। फिर भी कंपनी को अब जिस जमीन को पार करना था, उस पर नाव को उठाने और खींचने के लिए 2 आदमियों की ताकत की जरूरत थी। यह नदी से दूर ढलान पर था, भूरे रंग के चूना पत्थर के पत्थरों का एक उबड़ खाबड़ बंजर इलाका, जिसमें कई छिपे हुए छेद थे जो खरपतवार और झाड़ियों से ढके हुए थे। वहाँ झाड़ियों के घने जंगल और खड़ी घाटियां थीं, और यहाँ दलदली तालाब थे जो अंदर की ओर छतों से टपकने वाले पानी से भरे हुए थे। एक एक करके बोरोमीर और आरागोन नावों को ले गए, जबकि अन्य लोग सामान के साथ उनके पीछे पीछे भागते रहे। अंत में सभी को हटा दिया गया और पोर्टेजवे पर रख दिया गया। फिर थोड़ी और बाधा के साथ, फैले हुए कांटों और कई गिरे हुए पत्थरों को छोड़कर वे सभी एक साथ आगे बढ़े। बहती हुई चट्टान की दीवार पर अभी भी कोहरा छाया हुआ था और उनके बाईं ओर नदी पर कोहरा छाया हुआ था। वे इसे सरंगैबिर की तीखी चट्टानों और पथरीले दांतों पर बहते और झागते हुए सुन सकते थे, लेकिन वे इसे देख नहीं सकते थे। सभी को दक्षिणी लैंडिंग पर सुरक्षित लाने से पहले उन्होंने 2 बार यात्रा की। वहां से पोर्टेजवे पानी की ओर वापस मुड़ते हुए धीरे धीरे एक छोटे से तालाब के उथले किनारे तक चला गया।
ऐसा लग रहा था कि इसे नदी के किनारे से खोदा गया था, हाथ से नहीं, बल्कि सरंगैबीर से नीचे की ओर बहते पानी से, जो चट्टान के एक छोटे से खंभे से टकरा रहा था, जो धारा में कुछ दूर तक उभरा हुआ था। इसके आगे किनारा एक धूसर चट्टान में बदल गया था और पैदल चलने वालों के लिए आगे कोई रास्ता नहीं था। छोटी दोपहर बीत चुकी थी और धुंधली बादलों वाली शाम छाने लगी थी। वे पानी के किनारे बैठे थे और धुंध में छिपी रैपिड्स की उलझन भरी भीड़ और गर्जना सुन रहे थे। वे थके हुए और नींद से भरे हुए थे और उनके दिल ढलते दिन की तरह उदास थे। खैर, हम यहाँ हैं और हमें यहाँ एक और रात बितानी होगी, बोरोमिर ने कहा। हमें नींद की जरूरत है और भले ही अरागोर्न का मन रात में अर्गोनाथ के द्वार पार करने का हो, हम सभी बहुत थके हुए हैं, सिवाय निस्संदेह हमारे मजबूत बौने के। गिमली ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बैठे बैठे सिर हिला रहा था। अब हम जितना हो सके उतना आराम करें, अरागोर्न ने कहा। कल हमें फिर से दिन में यात्रा करनी होगी। जब तक मौसम एक बार फिर नहीं बदलता और हमें धोखा नहीं देता, तब तक हमारे पास बिना किसी की नज़र में आए बच निकलने का अच्छा मौका होगा। पूर्वी तट पर, लेकिन आज रात 2 लोगों को बारी बारी से एक साथ निगरानी करनी होगी, 3 घंटे आराम से और एक पहरे पर। उस रात भोर से 1 घंटे पहले हुई हल्की बूंदाबांदी से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही पूरा उजाला हुआ, वे चल पड़े। कोहरा पहले से ही कम हो रहा था। वे जितना हो सके पश्चिमी किनारे के करीब रहे और वे कम ऊंचाई की चट्टानों की धुंधली आकृतियां देख सकते थे, जो तेजी से बहती नदी में अपने पैरों से और भी ऊंची, छायादार दीवारें बन गई थीं। सुबह के मध्य में बादल नीचे की ओर खींच गए और भारी बारिश होने लगी। उन्होंने अपनी नावों को पानी में डूबने से बचाने के लिए उन पर चमड़े के कवर खींच लिए और आगे बढ़ गए। भूरे रंग के गिरते पर्दों के माध्यम से उनके सामने या उनके आसपास बहुत कम दिखाई दे रहा था। हालांकि बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई। धीरे धीरे ऊपर आसमान हल्का होता गया और फिर अचानक बादल छट गए और उनकी खींची हुई धारें नदी के ऊपर उत्तर की ओर चली गईं। कोहरा और धुंध गायब हो गई थी। यात्रियों के सामने एक चौड़ी खाई थी, जिसके किनारे बड़े बड़े चट्टानी थे, जिस पर अलमारियों और संकरी दरारों में कुछ गिरे हुए पेड़ चिपके हुए थे। नाला संकरा होता गया और नदी तेज होती गई। अब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे और आगे जो भी मिले, रुकने या मुड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके ऊपर हल्के नीले रंग का आसमान था, उनके चारों ओर नदी पर छाया हुआ अंधेरा था और उनके सामने काली, सूरज को रोकती हुई एमिन-मुइल की पहाड़ियां, जिनमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फ्रोडो ने आगे की ओर देखा और दूर से 2 बड़ी चट्टानें आती हुई देखीं। वे पत्थर के बड़े शिखर या स्तंभों की तरह लग रही थीं। वे ऊंची, सीधी और भयावह थीं और धारा के दोनों ओर खड़ी थीं। उनके बीच एक संकरी खाई दिखाई दी और नदी नावों को अपनी ओर बहा ले गई। अरागोर्न चिल्लाया, अर्गोनाथ, राजाओं के स्तंभों को देखो, हम जल्द ही उनसे आगे निकल जाएंगे। नावों को पंक्ति में रखो और जितना हो सके उतनी दूरी पर रखो। धारा के बीच में रहो। जैसे ही फ्रोडो को उनकी ओर ले जाया गया, बड़े बड़े खंभे उसके स्वागत में मीनारों की तरह खड़े हो गए। वे उसे विशालकाय लगे, विशाल भूरे रंग की आकृतियां, खामोश लेकिन डराने वाली। फिर उसने देखा कि वे वास्तव में आकार और गढ़े हुए थे। पुराने समय की शिल्पकला और शक्ति ने उन पर काम किया था, और फिर भी वे भूले हुए वर्षों की धूप और बारिश के बीच भी उन शक्तिशाली आकृतियों को बचाए हुए थे, जिनमें उन्हें तराशा गया था। गहरे पानी में स्थापित बड़े बड़े कुर्सी पर पत्थर के 2 महान राजा खड़े थे। अभी भी धुंधली आंखों और टेढ़ी मेढ़ी भौहों के साथ वे उत्तर की ओर भौहें सिकोड़ रहे थे। प्रत्येक का बायां हाथ चेतावनी के संकेत में हथेली बाहर की ओर उठा हुआ था। प्रत्येक के दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। प्रत्येक के सिर पर एक टूटता हुआ हेलमेट और मुकुट था। महान शक्ति और महिमा वे अभी भी लंबे समय से लुप्त हो चुके साम्राज्य के मूक रक्षकों ने पहना हुआ था। फ्रोडो पर भय और डर छा गया और वह डर गया, अपनी आंखें बंद कर ली और नाव के पास आने पर भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ तक कि बोरोमिर ने भी अपना सिर झुका लिया, क्योंकि नावें घूम रही थीं। नर्म और क्षणभंगुर, छोटे पत्तों की तरह,
नेमेनोर के प्रेरी की स्थायी छाया के नीचे। इसलिए वे गेट्स की अंधेरी खाई में चले गए। दोनों ओर की भयानक चट्टानें अप्रत्याशित ऊंचाई तक उठी हुई थीं। दूर तक धुंधला आसमान था। काला पानी गर्जना कर रहा था और गूंज रहा था, और हवा उनके ऊपर चीख रही थी। फ्रोडो घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने सैम को सामने बड़बड़ाते और कराहते हुए सुना, क्या जगह है, क्या भयानक जगह है। बस मुझे इस नाव से बाहर निकलने दो, और मैं फिर कभी किसी पोखर में अपने पैर नहीं भिगोऊंगा। नदी की तो बात ही छोड़ो। डरो मत। उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। फ्रोडो ने मुड़कर स्ट्राइडा को देखा, और फिर भी स्ट्राइडा नहीं, क्योंकि मौसम से थका हुआ रेंजर अब वहां नहीं था। नाव के पिछले हिस्से में एराथॉर्न का बेटा अरागोर्न बैठा था, गर्व से भरा हुआ और सीधा, कुशल स्ट्रोक के साथ नाव को दिशा दे रहा था। उसका हुड पीछे की ओर झुका हुआ था, और उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक राजा निर्वासन से अपने देश लौट रहा था। डरो मत, उसने कहा। मैं लंबे समय से अपने पूर्वजों विसिलिदुर और एम्ब्रियन की शक्लें देखना चाहता था। उनकी छाया में अलेसा, वेलिंडल के घराने के एराटोन के एल्फस्टोन पुत्र, इसिलिदुर के पुत्र, अलिंडल के उत्तराधिकारी को डरने की कोई बात नहीं है। फिर उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई, और वह अपने आप से बोला, काश गंडाल्फ यहाँ होता। मेरा दिल मिनासेनोर और अपने शहर की दीवारों के लिए कितना तरस रहा है। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? खाई लंबी और अंधेरी थी, और हवा, बहते पानी और गूंजते पत्थरों के शोर से भरी हुई थी। ये कुछ हद तक पश्चिम की ओर मुड़ी हुई थी, इसलिए पहले तो सब कुछ अंधेरा था, लेकिन जल्द ही फ्रोडो ने अपने सामने रोशनी की एक लंबी खाई देखी, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। ये तेजी से करीब आ गई, और अचानक नावें एक विस्तृत स्पष्ट प्रकाश में निकल गईं। दोपहर से पहले ही ढल चुका सूरज हवा भरे आसमान में चमक रहा था। पानी का दबाव एक लंबी अंडाकार झील में फैल गया। पीला नेनहिथोरिल, खड़ी ग्रे पहाड़ियों से घिरा हुआ, जिनके किनारे पेड़ों से ढके हुए थे, लेकिन उनके सिर नंगे थे, सूरज की रोशनी में ठंडी चमक रही थी। दूर दक्षिणी छोर पर 3 चोटियां उभरी हुई थीं। बीच वाली चोटी बाकी से कुछ आगे थी और अलग हो गई थी। उन्हें पानी में एक द्वीप, जिसके चारों ओर बहती नदी ने पीली झिलमिलाती भुजाएं फैला रखी थीं। दूर लेकिन गहरे में हवा में एक गर्जनापूर्ण ध्वनि आ रही थी, जो दूर तक सुनाई दे रही गड़गड़ाहट की तरह थी। टोल ब्रांडर को देखो, अरागोर्न ने दक्षिण की ओर ऊंची चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा। बाईं ओर अमोन लहाव है, और दाईं ओर अमोनहेन है, जो सुनने और देखने की पहाड़ियां हैं। महान राजाओं के दिनों में उन पर ऊंची कुर्सियां हुआ करती थीं, और वहां निगरानी रखी जाती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टोल ब्रांडर पर कभी किसी इंसान या जानवर का पैर नहीं पड़ा है। रात की छाया पड़ने से पहले हम उनके पास पहुंच जाएंगे। मुझे रोरोस की अंतहीन आवाज सुनाई देती है। अब कंपनी ने कुछ देर आराम किया, झील के बीच से बहने वाली धारा पर दक्षिण की ओर बहते हुए। उन्होंने कुछ खाना खाया, और फिर वे अपने चप्पू लेकर तेजी से आगे बढ़ गए। पश्चिम की ओर की पहाड़ियों के किनारे छाया में आ गए, और सूरज गोल और लाल हो गया। यहाँ वहाँ एक धुंधला तारा झांक रहा था। 3 चोटियां उनके सामने उभरी हुई थीं, जो शाम के अंधेरे में डूब रही थीं। रोरोस बहुत ऊंची आवाज में दहाड़ रहा था। जब यात्री आखिरकार पहाड़ियों की छाया में पहुंचे, तो बहते पानी पर रात हो चुकी थी। उनकी यात्रा का 10वां दिन समाप्त हो चुका था। वाइल्डलैंड उनके पीछे था। वे पूर्व मार्ग और पश्चिम के बीच चुनाव किए बिना आगे नहीं जा सकते थे। खोज का अंतिम चरण उनके सामने था।